हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। दिस इज़ योर मेंटर अमेय पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा इंटरेक्शन नमन मोहनोत सर के साथ में। नमन सर को आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। कहाँ पे देखा होगा? यूट्यूब पे देखा होगा। अगर आप लॉ के वीडियोस देखते हैं, क्लैट के वीडियोस भी देखते हैं, तो सर का कहीं ना कहीं शॉर्ट्स आपके यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर ज़रूर आया होगा। तो सर से आज हम लोग मिलेंगे। उससे पहले सर के बारे में जान लेते हैं, सर की प्रोफाइल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नमन सर खुद NLU दिल्ली पास आउट हैं। 2011 के अंदर क्लैट और आईलेट दोनों एग्जाम क्रैक किए थे। 2011 to 16 बैच में NLU दिल्ली पास आउट हैं। अभी राइट नाउ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा नमन सर के बहुत सारे वेरियस डोमेन्स के अंदर काफ़ी सारा इन्होंने काम किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो सर का अपना एक सेगमेंट है, एंटरप्रेन्योरल सेगमेंट है, जिसका नाम है akaconsultant.com। इसको आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। सर की अपनी एक लॉ फर्म है। सर की लॉ फर्म का नाम है रूप कल्याण लीगल के सर फाउंडर हैं और सर खुद भी प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। सर का यूट्यूब चैनल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सर का यूट्यूब चैनल है जिसके मिलियंस से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। वहाँ पे बहुत ही बारीकी से कानूनी जो जानकारियाँ हैं वो आपको दी जाती है। उसके अलावा सर का एक पर्सनल डिजिटल कोर्स भी है LPT इंस्टीट्यूट के अंदर, लेबर लॉ एकेडमी का है एक, ये भी यूट्यूब चैनल प्लस एक इंस्टीट्यूट है, कंपनी है। तो यहाँ पे सर का अपना LPT इंस्टीट्यूट पे डिजिटल कोर्स भी है। और उसके अलावा सर एक राइटर भी हैं। सर ने इंग्लिश के अंदर बुक लिखी है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जब हम लोग सर से मुलाकात करेंगे, सर से मिलेंगे, तो इस कहानी के पीछे जरूर जानेंगे। सर ने बुक लिखी है और उस बुक की खास बात है, बुक के बारे में तो सर खुद बताएंगे, पर जब मैंने बुक को देखा तो इसके अंदर अरुण जेटली सर हैं, मनेका गांधी मैम हैं, इन लोगों के फॉरवर्ड्स थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास बात है। तो चलिए मिलते हैं नमन मोहनोत सर से। सर आपका स्वागत है। व्यूअर्स जो हैं आपसे मिलना चाहते हैं, तो व्यूअर्स आपके सामने पेश है नमन मोहनोत सर। नमस्कार व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद अमेय सर पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड थैंक्स टू द एंटायर उत्कर्ष फैमिली कि जिन्होंने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपने दर्शकों से और मेरे दोस्त जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं हम उनसे भी रूबरू करा सकूं। बिकॉज अल्टीमेटली हम सब एक मिशन पे लगे हुए हैं कि कैसे हम लॉ के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करें। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इसके ऊपर। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमेशा सर चाहते हैं ना कि किसी ऐसे पर्सन से हम लोग मिले, किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिले जो हमें बता पाए, जो इस रास्ते से खुद गुजर चुका हो। तो आप बेस्ट एग्जाम्पल इसके अंदर निकल के आते हैं। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, वो हिंदी मीडियम से आते हैं और मुझे लगभग, जैसे मेरी डेली क्लास होती है तो डेली मुझसे पूछते हैं कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। सर क्लैट की तैयारी करनी है तो इंग्लिश ज़रूरी क्या? तो मैं आपको बता दूँ, आज जो इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है ये हिंदी मीडियम से है। नमन सर खुद हिंदी मीडियम से आते हैं और हिंदी मीडियम से आने के बावजूद सर ने क्लियर किया है क्लैट को भी और आईलेट को भी, NLU दिल्ली को भी। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर से जानेंगे, गुर जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन एक आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले दिमाग में कैसे आया कि आपको लॉ करनी है? देखिए, आई एम वेरी ऑनेस्ट नाउ। ऐसा नहीं था कि मेरे को लॉ ही करनी थी। वेरी फ्रेंकली हमारे यहाँ आज भी एक माइंडसेट है कि अगर आपकी 10th में मेरिट आई है, सो आई वॉज द मेरिट होल्डर थ्रू 10th ओनली। तो जैसे ही मेरिट आती है तो घर वालों के दिमाग में एक ही बात आती है कि या आपका एक पीयर प्रेशर होता है कि आपको IIT करनी है। अच्छा, लोग इंजीनियरिंग भी नहीं बोलते, आपको IIT करनी है या मेडिकल करनी है। सो ऐसे हुआ, मैं 11th-12th में चला गया, जो भी लॉ IIT के एंट्रेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती है वहाँ पे। लेकिन जब मैं 2 साल वहाँ पढ़ा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे। मैं पढ़ता तो था लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, सिर्फ इस प्रेशर से पढ़ता था कि एग्ज़ाम है। देन आई रियलाइज़ कि शायद मैं जहाँ आगे बढ़ रहा हूँ वहाँ पे वो मेरे लिए सही जगह नहीं हो सकती। तब आई रियलाइज़ कि मेरे फादर मुझे हमेशा एक बात कहते थे, बिकॉज मेरे को लॉ में लाने का क्रेडिट मेरे पूरे फादर को जाता है। उन्होंने लॉ तो की थी लेकिन वो किसी कारणवश प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उनका एक अधूरा सपना भी था ये। वो हमेशा एक बात कहते थे कि ये सबसे बढ़िया प्रोफेशन है कि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बने, जहाँ आपको नाम भी मिलेगा और आप कई सारे लोगों के चेहरे पे एक स्माइल भी ला सकते हैं। क्योंकि जो आदमी गलत फंस जाता है या जिसके साथ कुछ गलत होता है, उनको आप कैसे रिलीफ दिला सकते हो, ये आप एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर ही कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं पापा से हमेशा पूछता था कि मुझे बोलने का बड़ा शौक है, तो पापा ने कहा जब बोलने का शौक है तो एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बोलने का पैसा मिलता है, तो क्यों नहीं तू लॉ कर ले। और जब 11th-12th में मुझे लगा कि मैं साइंस मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाऊँगा,
तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे इस डिसीजन के ऊपर सोचना होगा। और देन उस मोमेंट मैंने रियलाइज़ किया कि यस, मुझे लॉ करनी है, मुझे आगे फ्यूचर में जाके वकालत करनी है, एडवोकेट बनना है। और अगर मैं फ्यूचर में सोचता हूँ कि कहीं मुझे और भी कुछ आगे लाइफ में करना है तो शायद लॉ से बढ़िया प्रोफेशन मेरे लिए नहीं हो सकता। सो फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे लॉ करनी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सर ने बात बताई। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है बच्चों, ज़रूरी नहीं कि आपका शुरुआत से प्लान हो, जिस दिन आपका मन हो उस टाइम से आप लॉ की तैयारी कर सकते हैं। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा जी। अभी तो चलिए क्लैट काफ़ी फेमस है सर, अभी बहुत मतलब काफ़ी बच्चे जो हैं भले परस्यू ना कर रहे हों पर क्लैट के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन कहिए, जानकारी कहिए, या फिर उन्हें एक पाथ पता है। जी। आपने 2011 के अंदर की और 2008 में क्लैट शुरू हुआ है, क्लैट का एग्ज़ाम। उस टाइम में गाइड करने वाले लोग बहुत कम थे, उस टाइम में जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो उस टाइम बुक्स अवेलेबल हैं वो बहुत कम है। हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम का एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम अगर देना चाहता है तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? कहानी तो आपने बताई सर, मैं उस मोटिवेशन के बारे में चाहता हूँ कि आप बताएं कुछ। हमें सर देखिए, जब मैंने आपको ऐसा बोला, मैं 12th तक कर रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरा पैशन इंजीनियरिंग नहीं है, मेरा पैशन वकालत होता है। तो मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे आने से पहले एक पॉज लूँगा और मैं दर्शकों को बताऊँगा कि द मोमेंट आपको रियलाइज़ हो कि आपकी जो चीज़ लाइफ में करनी है, फिर भले ही आपके पेरेंट्स का कितना प्रेशर हो, आपके फ्रेंड्स का कितना प्रेशर हो, उन सब चीज़ों को भूल जाइएगा। वो 3 इडियट्स में कहता है ना आमिर खान की, अगर लता मंगेशकर के फादर ने बोला था क्रिकेटर बन जाता तो कुछ नहीं कर पाते। तो एग्जैक्टली आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है और आपका पैशन कहाँ है। क्योंकि अगर आप अपने पैशन की जगह काम कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि कब 5 बज गई और मुझे ऑफिस से निकलना है। आपको खुद को रियलाइज होगा कि अच्छा 10 बज गई क्या, मुझे निकलना है ऑफिस से। तो वो आपको तभी आता है जब आप अपने मनपसंद प्रोफेशन में जाते हैं। अब डिफ़िकल्टी की बात जहाँ आती है, देखिए 12th तक मैं प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। और प्योर हिंदी मीडियम से बात करें तो मतलब जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, हम अंग्रेजी कक्षा भी नहीं बोलते थे आंग्ल भाषा। तो इतनी प्योर हिंदी में हम पढ़ें, दिक्कत होती है नो डाउट, और बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज वी ऑल नो कि आईलेट हो या क्लेट हो प्योरली इंग्लिश में होते हैं। और दिक्कत इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पे आपको समय बहुत कम होता है। मुझे जितना ध्यान है 90 मिनट आईलेट का था उस समय था, आज भी इतना ही होगा। बिल्कुल सर। और क्लेट का 120 मिनट। अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि 90 मिनट में क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात, उस 90 मिनट में उसको पढ़ पाऊँ मेरे लिए वो डिफिकल्ट था। बिल्कुल सर। जब मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अब लॉ करनी है तो मेरे लिए दिमाग में क्लियर था कि लॉ करनी है। तो जितना मैं सुन रहा था, नया नया ट्रेंड आ रहा था एनएलयूज़ का, तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था। और मैं ये भी बोलूँ कि एक बहुत हवा बना रखा है कि अगर आप एनएलयू जाओगे तो ही कुछ कर सकते हो और नहीं जाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे को ऐसा नहीं लगता। आज भी हमारे जितने भी ऑनरेबल जजेस है उस समय एनएलयू नहीं हुआ करती थी, बट दे आर वेरी ब्रिलियंट। लेकिन ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाती है, वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि यार एनएलयू नहीं तो जेएनयू अपना जोधपुर का सही है। लेकिन इस बारे में कम से कम पढ़ना तो शुरू करें, एंट्रेंस एग्जाम तो दें, पता तो लगे हम कितना कर सकते हैं। और अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जेएनयू है। लेकिन एक बात तय थी, वकालत तो यहीं करनी है अपने को। तो जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया तो उन्होंने मुझे पहले साफ मना कर दिया। वो बोले भैया आप हिंदी मीडियम से हो, कोई मतलब नहीं है, आप ये पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, इससे बढ़िया आप जो इंजीनियरिंग कर रहे थे इसकी जो एंट्रेंस के लिए आप 1 साल ड्रॉप करो, कोटा चले जाओ, वहाँ हिंदी मीडियम में होता है। पर मैंने डिसाइड कर लिया था हमें सर कि मेरे को वकालत करनी है। मैंने कहा सर आप मुझे एक बार एडमिशन दे दो, मैं मेरी जिम्मेदारी मैं करूँगा। और वो 1 साल जो मेरे जीवन का था, शायद उस 1 साल ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज करा है। हमें सर हम अक्सर ये सुनते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, या 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए। मेरे लिए उस समय कंडीशन ये थी कि मुझे ये देखना है कि मैं कितने घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जो यू हैव टू गो बाय द रिवर्स साइकोलॉजी। दिक्कत क्या होती है कि जब आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो इंग्लिश बोलना तो बहुत दूर की बात, इंग्लिश को समझना भी दूर की बात, इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते हो आप अच्छे से। तो ये डिफ़िकल्टी मेरे पास फर्स्ट डे से थी। और मैं मेरे दोस्तों को डिस्क्राइब करता था इस बात को बड़े हंसते हुए कि जैसे हम कोई साउथ मूवीज़ कैसे देखते हैं तो उसको म्यूट कर देते हैं और उसको वो हंसता तो अपन हंसते हैं, वो रोता तो अपन रोते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन मेरे साथ थी। लेकिन कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। 1 साल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने 12 साल मेरी 12th तक पढ़ाई नहीं की, उस 1 साल में मैंने अपने जीवन के जितना उस समय तक था सारी मैंने अपनी 100% एफर्ट लगा दिए थे। मुझे याद है कि इस कोचिंग के जितने भी बैच लगते थे मैं सारे बैच में जाया करता था। मैं हर बैच में शायद 7-8 बैच में सब जगह जाके बैठ जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जितना मैं सीख पाऊँगा उतना कम होगा। फिर मैंने इंग्लिश पे फोकस करना शुरू किया, और इंग्लिश पे फोकस करने के लिए मैंने जितना हो सकता था रात को उठकर, जब सब घर वाले सो जाते थे,
तो मैं न्यूज़पेपर को इंग्लिश में लेकर जोर जोर से कांच के सामने पढ़ता था। कांच में आपको जब आप पढ़ते हैं कोई भी चीज़ जोर चिल्लाते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ यूज़ होती है, आँख काम कर रही है, आपका बोलने का काम कर रहा है, आपको वापस सुनने का काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपको इंग्लिश सिखाने में। तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत उसके लिए आपको पुश करना पड़ा। लेकिन एक बात तय थी कि अगर ये नहीं मिल पाएगा तो शायद लाइफ अधूरी रह जाएगी। इसलिए मेरे लिए डिसाइडेड था कि चाहे कितने ही घंटे मेहनत करनी पड़े, मुझे दिन रात लगाना पड़ेगा और ये निकालना होगा। बहुत बढ़िया सर, आपने काफ़ी खास बात कह दी है और एक ट्रिक सर ने जो बताई है, बच्चों इसे नोट करें। कांच के सामने जो पढ़ने वाला आपने बताया सर, बहुत फ़र्क पड़ता है। न्यूज़पेपर कांच के सामने आपको पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि आपको वापस सुनाई पड़े। सर शुरुआत में हेजिटेशन होती थी क्लास के अंदर कि मैं क्वेश्चन पूछूं या ना पूछूं? कभी हेजिटेशन नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मुझे शुरुआत से बोलने का बड़ा शौक़ था और मुझे ये डिबेट कंपटीशन और ऐसे मैं बहुत जगह एंकरिंग की, मैं रेडियो जॉकी रहा बचपन में, मैंने सीरियल्स में काम किया है, मैं मूवीज़ के लिए सिलेक्ट हो गया था। तो मैं बहुत उस तरह से था कि आउटस्पोकन था। हाँ, इंग्लिश का होता था लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन हुई, लेकिन मुझे लगा कि ये हेजिटेशन कोई काम की नहीं है, यहाँ हेजिटेशन कर लिया तो लाइफ भर हेजिटेशन करूँगा। तो मैंने कहा या तो आज तोड़ दो या बाद में तोड़नी पड़ेगी, और अच्छा हुआ मैंने वहाँ तोड़ दी, नहीं तो आज तक मैं हेजिटेट करता रहता। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात सर ने वापस से यहाँ पे बताई। हेजिटेशन बिल्कुल मन में नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हिंदी मीडियम से होने के बावजूद सर ने अपने जो भी मन में हेजिटेशन वगैरह हो, जो भी मेहनत हो, कोई भी डोमेन सर ने खाली नहीं छोड़ा। अब सर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर आप एक बार कॉलेज में सेलेक्ट हो गए, कॉलेज में जाने के बाद कैसा लग रहा था? फर्स्ट डे कैसा फील हो रहा था? कॉलेज में जाने के बाद तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी शुरू हुई थी। आप देखिए, आप आईलेट और क्लैट का एग्ज़ाम दे दिया आपने, चलो साल भर दिन रात लगा के मेहनत कर दी, सेलेक्ट हो गए। अब मैं जिस कॉलेज में गया, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एनएलयू दिल्ली मिली, क्योंकि एक तो लोकेशन एडवांटेज एनएलयू को मिलता है दिल्ली को, प्लस वो भी ग्रोइंग स्टेज में थी। तो जब कोई भी इंस्टीट्यूशन ग्रोइंग स्टेज में होती है तो वो अपना पूरा दम लगाती। और मेरे साथ ये दिक्कत हो रही थी कि वहाँ जितने भी टीचर्स थे या फैकल्टीज थी, कुछ तो ऑक्सफोर्ड पास आउट और कहाँ से, उनकी मुझे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती थी। और इनफैक्ट मेरा जो रूममेट था, ही वॉज फ्रॉम केरला एंड आई एम टोटली फ्रॉम राजस्थान और जहाँ प्योर हिंदी। अब उसको हिंदी नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो आप समझ सकते हैं तो क्या सफ़र हुआ होगा। तो वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन अगेन बस वही था, मैंने फर्स्ट टाइम रैपिडेक्स इंग्लिश से शुरू की थी वहाँ पे, कि कैसे ये बोलना है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, इस तरह की इंग्लिश मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। क्लैट की कोचिंग के लिए भी की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अखबार पढ़ते हुए, किताबें पढ़ते हुए, मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ को रिपीटेशन पे जब आप करते हो ना तो वो अपने आप होता है। और इंग्लिश ऐसे कोई हवा नहीं है अब क्योंकि जब मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ या लिख पाता हूँ या इंग्लिश कर पाता हूँ, इन कंपेरिजन टू पहले से मुझे लगता है अभी भी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं जितना भी कर पाया हूँ मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है। और बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए, शर्म उनको आनी चाहिए जो हिंदी नहीं बोल पाते, बिकॉज हिंदी मातृभाषा है आपकी। इंग्लिश बोलने नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं आती, बहुत लोगों को नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें इशू है। सर इंग्लिश और हिंदी की हम लोगों ने बात की, बुक लिख रखी है सर एक आपने, सर ने बुक लिख रखी है और इसका फॉरवर्ड जो है वो अरुण जेटली सर, मनेका गांधी मैम, उन लोग का फॉरवर्ड है। मतलब काफ़ी अच्छी बुक होगी डेफिनेटली, तभी उनका फॉरवर्ड है यहाँ पे। तो ये कहाँ से कहानी शुरू होती है, कहाँ से अचानक बुक लिखने का मन में आया? मैंने क्या आपको बोला एक बात कि जब कोई चीज़ दिल पे लग जाती है ना, तब आपको लगता है कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो दिखाना ही पड़ेगा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो रैंक बहुत पीछे आया करती थी मेरी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वहाँ CGPA सिस्टम होता है एनएलयूज़ में, तो क्योंकि सब इतने इंग्लिश मीडियम, वो एक दिन पढ़ते हैं और उनके नंबर आ जाते हैं। मैं पूरे सेमेस्टर पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था, फिर भी मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे थे, कारवा चलता गया। तब हम जब आप खुद भी एनएलयूज़ से हैं तो आपको पता है कि पब्लिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस होती है एक लॉ स्टूडेंट के लिए। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप अपना एक आर्टिकल लिखो और कहीं भेज दो। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कोई साउथ कोरियन कोई जर्नल थी, उसके लिए मैंने वहाँ के लिए एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल को मैंने वहाँ लिख के भेज दिया। उनका 4 या 5 दिन बाद एक रिप्लाई आता है। उन्होंने बस मुझे गालियाँ नहीं बोली, बाकी उसके अलावा उन्होंने जो लिखना था वो लिख दिया। एंड दे रोट, जो मेरी लाइन चुप गई मुझे, कि आप जैसे बच्चे इतनी बड़ी कॉलेज का नाम खराब करते हैं। एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर माई लाइफ कि अब मुझे चेंज करनी होगी मेरी, कि दे आर राइट। क्योंकि जब मैं इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूँ तो मैं आउटकम या आउटपुट क्या लेकर आऊँगा जब मैं यहाँ से 5 साल बाद निकलूँगा। उस ईमेल के रिप्लाई को मैंने प्रिंट आउट लेके मैंने मेरे उसमें अलमीरा में लगाया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे रिप्लाई करूँ, मैं आज की तारीख में इस कंडीशन में नहीं हूँ।
तब मैं बहुत सोचा था कि क्या करूं। मैंने कहा एक मेरा अगर पब्लिकेशन मेरा आर्टिकल रिजेक्ट हो गया है तो मुझे लगा अब आर्टिकल क्या लिखना, अब लिखो तो पूरी बुक लिखो और यू हैव टू शो योरसेल्फ। मुझे किसी और को नहीं दिखाना था, मुझे खुद को कांच में देखना था 2 साल बाद या 2.5 साल बाद या 3 साल बाद कि मैं खुद भी कर सकता हूँ जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ जस्ट बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ या मैं Tier 2 Tier 3 सिटी से आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आई कैंट कम्पीट विद द बॉम्बे दिल्ली पीपल। तब मैंने सोचा क्या करूँ। तब मुझे एक समय इशू था, बर्निंग इशू था, रैगिंग का इशू। उस पर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए कह दो, आप कोई बुक नहीं लिखी हुई थी उस समय। तब मैंने सोचा कि आई हैव टू राइट अ बुक ऑन द इशू ऑफ रैगिंग। मैंने अपने जीवन का जो कॉलेज का प्रीमियम टाइम होता है, जो आप जहाँ आप मस्ती करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं या बाहर घूमने जाते हैं, मैंने वो कुछ नहीं किया। मैंने 2 साल अपना सब कुछ उस रैगिंग बुक की रिसर्च और लिखने में लिखा दिया। मेरे को बहुत मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट भी मिला जहाँ वो मेरी इंग्लिश करेक्ट करते गए। लेकिन तब तक उस 2 साल के, क्योंकि जब पिछले 3-4 साल हो चुके थे, इतनी मेहनत कर ली थी इंग्लिश पे कि अब पता लग गया था कि ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस गलत है और क्या सही है क्या गलत है। रैगिंग पे रिसर्च करता गया, बुक लिखने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े कि कैसे बुक लिखते हैं, सब कुछ तैयार हो गया था। अब 2 चीज़ें थी, पब्लिश कौन करेगा, आप तो अभी स्टूडेंट हो, कौन पब्लिश करेगा। तब मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारे। मैं रोज़ के 5-5 ईमेल लिखता था, 5-5 कॉल करता था। अल्टीमेटली अगर आपको ध्यान हो तो यूनिवर्सल पब्लिकेशन आता था, तो बंद हो गया, लेक्सिस ने ले लिया। उस समय अरोड़ा सर थे, उन्होंने यूनिवर्सल पब्लिकेशन ने मुझे बुलाया, मेरी मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा एंड दे वर क्वाइट हैप्पी। उन्होंने बोला कि विल पब्लिश योर बुक, लेकिन इसमें एक बड़ा नाम चाहिए अभी हमको फॉरवर्ड के लिए। तो मैंने कहा कि अब बड़ा नाम तो मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे को कोई जानता ही नहीं है, एंड आई कम फ्रॉम जोधपुर। तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू फाइंड आउट एल्स वी वोंट पब्लिश योर बुक। तो उस समय फिर मैंने पूछा कि चलो बुक तो अपन लिख रहे हैं और पब्लिश भी कर देंगे यूनिवर्सल पब्लिकेशन, अब बड़ा नाम कहाँ से लाएँ। तो भाई वही सुनते थे कि सबसे बड़ा नाम कौन सा है हमारे वकालत में। तो उस समय हमारे लीजेंड होते थे कि मिस्टर राम जेठमलानी। तो मैंने कहा कि राम जेठमलानी सर का अगर फॉरवर्ड मिल जाएगा मुझे तो मेरा काम हो जाएगा। अब उनका फॉरवर्ड कैसा लाया जाए, उनका ऑफिस का एड्रेस निकाला, मैं उनके ऑफिस गया। अब इतने बड़े सीनियर कहाँ आपको टाइम देंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब मैं 30 दिन लगातार उनके ऑफिस के बाहर गया। 28-29 दिन हो गया होगा तो उन्होंने पूछ ही लिया ये लड़का कौन है जो रोज़ बाहर आ जाता है, तो बुलाओ उसको। वो कहते थे साइन उसको बुलाओ। मैं गया अंदर, मैंने कहा सर मैंने एक किताब लिखी है, मैं चाहता हूँ आप इसके लिए फॉरवर्ड लिखें। तो बोला कि मैं ऐसे नहीं फॉरवर्ड लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो अभी क्या किताब लिख रहे हो आप, क्यों लिखी है। तो मैंने बताया कि सर ये इशू है, मैंने ये जो आपको बताया वो बताया। एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड कि अच्छा ये बात है, ठीक है बुक रख के जाओ, 5 दिन बाद आना। मैं बुक रख के गया, 5 दिन बाद एग्जैक्टली मैं वहाँ पहुँच गया। तब पता लगा कि उन्होंने बुक पढ़ भी ली है और मैंने जो फॉरवर्ड लिख के दिया था, जनरली हम लिख के देते हैं कि सर इस तरह से अगर आप कुछ सोच सके, तो उन्होंने उसको हटा के खुद ने फॉरवर्ड लिखा और बोला कि साईं लगता ही नहीं कि तुम हिंदी मीडियम से आए हो, मैंने खुद ने पूरी बुक पढ़ी और तुम्हारे लिए फॉरवर्ड लिखा। सिंस देन मेरी ऑथरशिप की जर्नी शुरू हुई। तो पहली बुक यूनिवर्सल ने पब्लिश करी, राम जेठमलानी सर ने उसका फॉरवर्ड लिखा था। फिर सेकंड बुक मैंने जो लिखी थी वो लिखी थी सरोगेसी इशू पे, उस पर सरोगेसी पे बिकॉज मिनिस्टर वाज मेनका गांधी जी, उनका फॉरवर्ड है। सलमान खुर्शीद सर हैं, उनका फॉरवर्ड है, तो वो बुक लिखी। थर्ड बुक जो मैंने लिखी थी जजमेंट दैट शेप द इंडियन जुरिस्प्रूडेंस, तो 1500-1700 पेज की बुक है। अरुण जेटली सर ने फॉरवर्ड लिखा है। उसमें मैंने 1950 से 2016 तक के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस किया है, उसको वर्ल्ड के वन ऑफ द सबसे बड़े पब्लिशर थॉमसन ने पब्लिश किया है। और आई एम वेरी हैप्पी कि वो वर्ल्ड की 12 कंट्रीज़ में वो बुक पढ़ाई जाती है आज भी। उसके बाद फिर हमने एक रैगिंग का रिवाइज वर्जन लिखा है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बोबडे साहब ने उसका फॉरवर्ड लिखा था। तो ये एक ऑथरशिप जर्नी रही और खुशी होती है कि अगर आप कोई चीज़ मेहनत से करें तो आप कर सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं मेरे दर्शकों को, जो छात्र हैं, उनको एक ही बात कहूँगा कि जब एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ये चीज़ कर सकता है तो आप 100% कर सकते हैं। बस एक ही बात है, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। बिल्कुल सर, काफ़ी मोटिवेटिंग रहा है आपने जो भी बताया, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बुक राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो। ये बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर करता है। एज अ पर्सन मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था सर से। मैं जब मिला, हम लोगों ने थोड़ी देर बात की, तो मुझे लगा कि एक आदमी इतना कुछ कैसे कर सकता है। तो ये मुझे काफ़ी पर्सनली हिट करता है, काफ़ी इंस्पायर करता है। एक चीज़ मैं फाइनली आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्या बच्चे, आज के बच्चे लॉ को करियर के रूप में देखते हैं, तो ये सही है?
या फिर इसके अंदर आप बताना चाहेंगे कि नहीं, अगर आप कोई, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना सिर्फ प्लेसमेंट का नाम सुन के लॉ के करियर में आना चाहते हैं जी। तो मैं ये नहीं चाहता कि हम बच्चों को फूल करें और ये बताएं कि सिर्फ प्लेसमेंट के पीछे भागो। जैसे सर ने खुद ने भी अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ प्लेसमेंट वगैरह को तवज्जो नहीं दी है, उसे अहमियत नहीं दी है। सर अपने जो भी सर का एक मन था, जो भी सर के मन में एक काम आया, उससे रिलेटेड सर ने सारी चीज़ें डिफरेंट टाइम जोन्स में की। तो सर क्या लॉ के पीछे भागना, जो एक अचानक से बूम आ रहा है, सर प्लेसमेंट का नाम सुन के लॉ के पीछे भागना सही है? अमित सर, यहाँ पे हमें 2-3 बातों को डिटेल में डिस्कस करना होगा। सबसे पहले तो कि आपका एक क्वेश्चन है कि क्या लॉ सही है या नहीं है एज ए प्रोफेशन। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई आंसर नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसके लिए लॉ सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, जब मैं 11th-12th में इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग के लिए गया तो मैं इंजीनियरिंग के लिए सही नहीं था, मैं लॉ के लिए सही था। इसी तरह हो सकता है जो हमारे वीडियोज़ देख रहा हो सकता है उसका टैलेंट वास्तव में इंजीनियरिंग फील्ड में हो। तो सबसे पहले तो एज आई सेड अर्लियर, आपको खुद को रिकग्नाइज करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगेन आई एम सेइंग, डोंट वरी अबाउट योर पेरेंट्स, डोंट वरी अबाउट योर फ्रेंड्स, कलीग्स या फैकल्टीज कि भाई वो ये कह रहे हैं, अरे वो क्या कह रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने सोच लिया कि लॉ में मुझे जाना है, देन हम अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि लॉ कैसा रहेगा। जैसा आपने बोला कि सर ये प्लेसमेंट का वो है, आज भी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि माइंडसेट है कि पैकेज कितना मिलेगा। जब आप ये बोलते हैं कि पैकेज कितना मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप तो जॉब ही करनी है आपको। तो अरे वी आर नॉट जॉब सीकर्स, नाउ वी वांट टू बिकम जॉब गिवर्स। अब वो ट्रेंड आ रहा है कि आप खुद का कुछ करें। स्टार्टअप का इकोसिस्टम आ चुका है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉ में देयर आर वेरियस स्ट्रीम्स। अब हम आज की वीडियो के थ्रू दर्शकों से ये भी बात करते हैं कि लॉ में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने चूज़ कर लिया है कि आपको लॉ करनी है तो लॉ करने के बाद बहुत सारे स्ट्रीम्स आपके लिए खुल जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे मेन स्ट्रीम होता है वो होती है वकालत, लिटिगेशन। लिटिगेशन आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, आप चाहें तो हाई कोर्ट से शुरू कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट से। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बॉम्बे दिल्ली में हम नहीं हैं, हम छोटे शहरों से आते हैं, तो क्या वहाँ वकालत करनी चाहिए? एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स कि आपको अपने होम टाउन से ही वकालत शुरू करनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट देता है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी है तो आप कुछ साल बाद सोचिए, बट स्टार्ट फ्रॉम योर होम टाउन। मैं खुद दिल्ली का प्लेस छोड़ के, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ महीने मैंने करी, मैं वो छोड़ के मैं होम टाउन आया जोधपुर, क्योंकि मुझे पता है कि होम टाउन में आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। सेकेंड, अगर आपने लिटिगेशन का सोचा है तो ये पॉइंट है। अब दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे वकालत नहीं करनी है, या जो फीमेल्स हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई हम वकालत में पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे। हालांकि आजकल हम देखते हैं वकालत में बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लेकिन अगर कोई सोचे कि वकालत के अलावा तो लॉ फर्म्स, एनएलयूज के बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। और एनएलयूज में नहीं, आजकल तो मुझे लगता है हर कॉलेज से लॉ फर्म अच्छा प्लेस कर रही हैं, तो वो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ से पैकेज दे सकती है अगर आप एक सिक्योर जॉब चाहते हैं तो। थर्डली, आप एलएलएम करना चाहते हैं और एलएलएम करके आप फैकल्टी लाइन में आ सकते हैं। जैसा कि सर आजकल बहुत हम डिस्कस कर रहे थे कि फैकल्टी लाइन में कितना अच्छा पैसा है, तो आप लॉ की फैकल्टी बन सकते हैं, लॉ कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप कहीं जाके प्रोफेसर बन के पढ़ा सकते हैं। एक ऑप्शन हमेशा रहता है ऑनरेबल जुडिशरी का। आप चाहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइल करके, जैसे आप राजस्थान से तो आरजीएस का एग्जाम फाइल कर दिया, जुडिशरी में चले गए, या कोई और स्टेट का जुडिशरी करके आप ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या लर्नेड मजिस्ट्रेट जज बन गए, आप आगे जा सकते हैं। यही नहीं, आप स्टार्टअप लेके आ सकते हैं। जैसे हमने शुरू किया था कि हाँ, अब हमारे साथ दिक्कत ये थी कि बिकॉज वी वर फ्रॉम दिल्ली, अब मुझे जोधपुर आना था, तो जोधपुर आके मैं कैसे कॉम्पीट करूँ मैं बॉम्बे दिल्ली से। तो इंटरनेट का ज़माना है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्टअप खोल दें, तो वी स्टार्टेड आपकाconsultant.com। तो स्टार्टअप्स के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लीगल फील्ड में कोई स्टार्टअप तो अभी है ही नहीं। आज भी आपको कोई भी सॉल्यूशन के लिए वकील के पास जाना पड़ता है, वो 4 बार फॉर्म करोगे, 1 बार टाइम देगा, उसके ऑफिस के धक्के खाने पड़ेंगे। कोई क्यों नहीं सोचता है कि हम भी जैसे एक प्रैक्टिस डॉक्टर्स का वैसे बना लेते हैं कि एक 500 रुपये दिए ऑनलाइन, उससे बात कर ली। ये स्ट्रीम क्यों? फॉर एग्जांपल यूट्यूब का, आजकल हम यूट्यूब से देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आप कुछ मत करिए, लॉ फील्ड है, अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट ला सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस बनाइए, वहाँ से आप कमा सकते हैं। मैं भी शायद जितनी बात करूँ उतने स्ट्रीम्स कम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, और बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। तो दर्शकों, अगर आपने सोच लिया कि लॉ करनी है तो फील्ड्स की कोई कमी नहीं है, इतने स्ट्रीम्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हैं। अगेन, इसमें भी क्या सही है क्या गलत है इसका कोई पैमाना नहीं है। किसी के लिए लॉ फर्म बेस्ट है, किसी के लिए टीचिंग बेस्ट है, किसी के लिए प्रैक्टिस बेस्ट है। ये मत देखिए कि अमेय सर क्या बोल रहे हैं, ये मत देखिए कि नमन सर क्या बोल रहे हैं, ये देखिए कि आपका दिल क्या बोल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेय सर को लगता है कि टीचिंग अच्छी है, वो पढ़ा रहे हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि मैं वकालत कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। क्या पता आपको लगे कि आप कोई मैटर को अच्छा डिसाइड कर सकते हैं, जुडिशरी की तैयारी कीजिए। तो देयर आर वेरियस वेज, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और हम लोग भी कहीं ना कहीं मतलब इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों से भी कोई पूछता है तो हम लोग ब्लैक एंड वाइट में जवाब नहीं दे पाते हैं जी कि लॉ अच्छा सेगमेंट है क्या मैं आईआईटी छोड़ के आ जाऊँ, क्या मैं नीट छोड़ के आ जाऊँ, तो मेरे पास कभी इसका जवाब नहीं देता नहीं होता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपके पास में कभी इसका ब्लैक एंड वाइट में जवाब नहीं होगा, आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करना होगा, खुद ही डिसाइड करना होगा कि ये पर्टिकुलर फील्ड आपके लिए अच्छी है या नहीं। हाँ, हम इतना जरूर बता सकते हैं कि इसकी डिमांड आजकल ज़्यादा है। अगर आप अच्छे वकील बनते हैं तो ज़रूर आपके पास में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। आप समाज को सर्व कर सकते हो, समाज में रिस्पेक्ट पा सकते हो। और अगर आपको अल्टीमेटली पैसों की बात करनी है तो अगर वकालत जम जाए तो जितना पैसा वकालत में है इतना मुझे नहीं लगता कोई और स्ट्रीम में मिल रहा है। बिल्कुल। मेरे कई सारे क्लाइंट्स डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर भी 500 रुपीज़ 1000 मिलते हैं, और तुम वकील जो है एक ओपिनियन का 10,000 रुपये चार्ज कर लेते हो, 50,000 रुपये चार्ज कर लेते हो। सो इस फील्ड में पैसा भी बहुत है। अगर आपकी प्रैक्टिस जम जाए अगर, तो बहुत पैसा है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर सर हमेशा डरते हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली के अंदर कोई लॉयर नहीं है, कोई जज नहीं है, लॉ बैकग्राउंड से ही कोई नहीं है, तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे नहीं लगता कि ये कुछ फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन होती है। फादर की जो गुडविल है वो आपको एक हद तक काम दे सकती है। फादर आपके ऑनरेबल हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, सीनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, कुछ फाइल्स आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। बिल्कुल दिक्कत होती है। और आपने जैसे बोला, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ तो क्या करूँ। मैं खुद फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मुझे भी ये लग रहा था कि ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि क्योंकि मैं एनुअल दिल्ली से था तो ये ऐसा हो जाता है कि एनुअल दिल्ली में 100% प्लेसमेंट होते हैं, सबको मिल जाते हैं। सो मुझे एक इंडिया की लीडिंग लॉ फर्म में प्लेसमेंट मिला। अब मेरे पास ऑप्शन था कि ये जो साल के 17-18 लाख जो एक हाई पैकेज मिलते हैं वो लूँ या फिर वकालत में आऊँ। वकालत में आऊँ तो मेरे किसी सीनियर से मैंने पूछा तो बोला कि पैसे मिलेंगे क्या, तो बोले कि पहले 3 साल तो आप भूल जाओ, पिताजी के पैसों पे आपको करना पड़ेगा, और ऊपर से आप फर्स्ट जनरेशन है। ये बहुत सारी दुविधाएं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं 5 साल कॉलेज में एक भी मैंने छुट्टियां ख़राब नहीं की, मैं इंटर्नशिप करा करता था। ड्यूरिंग कॉलेज डेज ही मैंने इतनी इंटर्नशिप कर ली कि मुझे समझ आ गया कि प्रैक्टिस में, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट जनरेशन हूँ, दिक्कत आने वाली है, पहले से प्रिपेयर होकर चले जाओ। मैदान में जाने से पहले जितना खून बहा लोगे ना, मैदान में खून कम बहेगा। तो मैंने बहुत तैयारी कर ली थी। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे प्रैक्टिस करने में वो आसानी हो गई। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ड्यूरिंग कॉलेज बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो थोड़ा सा पैसा भी आने लग गया था, बुक्स लिखी थी, रॉयल्टी आनी शुरू हो गई थी, और मैंने स्टार्टअप कॉलेज में स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा बहुत पैसा आने लग गया था। तो मैंने सोचा वकालत कर लेंगे, और ज़रूरतें कम रखता हूँ अभी, गाड़ी घोड़ा बंगला सब बाद में आ जाएंगे, 5 साल बाद भी ले आएंगे, कोई बात नहीं। साथ वाले जो हैं वो अभी ऑडी मर्सिडीज ले आएंगे, हमको नहीं लानी, पर अभी अपने को एक ही है, नाम कमाना है। तो वो फर्स्ट जनरेशन के लिए दिक्कत होती है। लेकिन थोड़े 2-3 साल 4 साल दोगे आप, और अगर आप में टैलेंट है, या आपका टैलेंट से ज़्यादा मुझे लगता है अगर आप में हार्डवर्क है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता, चाहे आप फर्स्ट जनरेशन हो या चाहे सेकंड जनरेशन हो। काफ़ी इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं और काफ़ी सही भी है। अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो खुद ही खुद को हम लोग हेल्प कर सकते हैं, खुद ही खुद की सहायता कर सकते हैं। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए लास्ट कुछ काइंड वर्ड्स जो आपकी तरफ से हमारे बच्चों के लिए गुरु मंत्र का काम करेंगे। एक ही गुरु मंत्र है, लगे रहो। इसके अलावा कोई गुरु मंत्र नहीं है। जहाँ भी हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, बड़ी शिद्दत से करो, बड़े दिल लगा के करो। आप अगर लॉ की कोचिंग में हैं तो दिन रात पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कि एक शाहरुख खान कोट कहते हैं, अभी तो पठान के कारण बहुत हिट भी हुए हैं, एक वो कोट कहते हैं कि यू नेवर विन द सिल्वर, यू ओनली लूज द गोल्ड। मतलब अगर आप सिल्वर कहीं एग्जाम में जीत भी गए तो आप खुश मत हो कि सिल्वर जीत गए, आप ये सोचिए आप गोल्ड हार चुके हैं। तो एक ही मोटो होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएंगे या जिस फील्ड में भी जाएंगे, हमसे बेस्ट काम वो कोई कर ही नहीं सकता। वो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि आई शुड बी द बेस्ट। तो मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एंड दैट इज़ द ओनली गुरु मंत्र, लगे रहो। क्योंकि कुछ चीज़ें हाथों रिजल्ट नहीं देती, कुछ चीज़ें समय के बाद रिजल्ट देती है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, हमारे साथ में थे नमन सर, और काफ़ी काइंड वर्ड्स, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे सर ने बताई है। और इन प्रैक्टिकल चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, अगर इसको आप भी फॉलो करते हैं,
तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर फ़ायदा मिलने वाला है। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। सर के काइंड वर्ड, सर की जो प्रैक्टिकल एडवाइसेज हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें आपके मन में इस वीडियो को देखने के दौरान आई है, अगर कोई प्रश्न है मन में, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या फिर कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के बाद में इस वीडियो के अंदर जो जो खास बात कही गई है, उन सारी बातों को अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।